हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इस चैप्टर पे हैं। तो आज हम आपके एनसीईआरटी से इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं, 3.7 एक्सरसाइज। वैसे ऑप्शनल एक्सरसाइज में हमेशा ही स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, क्योंकि ऑप्शनल एक्सरसाइज में लास्ट में क्या लिखा रहता है, यू कैन रीड दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चे बोलते हैं सर ये लिखा है तो इसमें से कोई क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, लिखा है, मैं भी समझ रहा हूँ इस चीज़ को, बट आप इस एक्सरसाइज को ये सोच के प्रैक्टिस करो कि हर चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो हमें प्रैक्टिस करने ही होते हैं। तो क्यों ना यार ऑप्शनल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम ऐसा ही फील करें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि हमें बिल्कुल भी ऐसा कोई भी रिस्क ना रहे कि हम कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में घुमा फिरा के कि हमें स्टेटमेंट समझ ना आए। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जिसमें थोड़ा घुमाया होता है, टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन होता है। तो अगर आप हर चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, तो अगर बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा आ भी जाता है तो आप 100% उसको भी कर लोगे। तो ऑप्शनल एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है किसी भी चैप्टर की। जिस चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज दे रखी है आपको 101% करनी ही करनी है, जो सिलेबस में है उतना आपको करना ही करना है, ठीक है। तो मेरे बच्चे ऑप्शनल एक्सरसाइज ये बहुत ईजी है, कोई इतनी टफ नहीं है। पूरा चैप्टर हमने कर लिया है, सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये तो स्टेटमेंट सम है, एकदम सिचुएशनल प्रॉब्लम, ठीक है। ये करेंगे। फिर एक क्वेश्चन आपका ग्राफ का है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, इनको सॉल्व करना है। ऐसा कुछ मेथड मेंशन नहीं है कि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन या किससे करो। तो हमारे सिलेबस में अभी अलजेब्रिक मेथड में 2 ही हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो मैं यहाँ इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा आपको आइडिया दूंगा कि कैसे करने होते हैं। वैसे जो एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन के मेरे लेक्चर्स हैं उनको आप देख लीजिएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं उन लेक्चर्स में कवर कर चुका हूँ। बट यहाँ पर 7th क्वेश्चन का जो 5th पार्ट है, इसमें बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन समझता हूँ। ये क्वेश्चन देखने में लगता है बहुत भयंकर डिफिकल्ट टाइप, लेकिन इसको करने की एक टेक्निक है। आपने उस टेक्निक से इस क्वेश्चन को करना है। अभी तक ये वाला क्वेश्चन मैंने कवर नहीं किया है, तो आज के लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्योमेट्रिकल फिगर पे डिपेंड कर रहा है ये क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा है, इक्वेशन हमने बनानी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 सिचुएशनल प्रॉब्लम। मेरे बच्चे बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम, सिचुएशनल प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, अभी समझ चुके हैं इक्वेशंस हमारी कैसे बन रही है। जो गिवन इक्वेशंस, जो गिवन सिचुएशन हमें दे रखी है उसी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अपने आप वो मैथमेटिकली फॉर्म ले लेगी। देखो पहला क्वेश्चन कैसे करना है मेरे बच्चे। द स्टेटमेंट इज द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। बाय एनी एंड बीजू देर आर 2 फ्रेंड्स, उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स का है। बट यहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं कि बड़ा कौन है, तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो दो दो रिलेशन हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। फिर कह रहा है एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। तो भाई एनी के पिताजी हैं धर्म, उनकी जो एज है वो अपनी बेटी से ट्वाइस है। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू की एज कैथी से ज़्यादा है, तो कैथी काफ़ी छोटी बच्ची लग रही है। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। तो कैथी और धर्म की एज में डिफरेंस 30 ईयर्स का है। यहाँ पर स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर है, जो कैथी है उसकी एज कम ही होगी, धर्म क्योंकि एनी के फादर हैं तो वो कैथी से बड़े होंगे, क्योंकि कैथी खुद बीजू से छोटी है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। तो जो आपको फाइंड करना है एनी और बीजू की एज, सबसे पहले आप उनको लेट कर लीजिए, ठीक है। ज़्यादातर एज वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि आफ्टर दिस ईयर, बिफोर दैट ईयर, वो ऐसा कुछ लिखा होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी स्टेटमेंट है, अपने आप इक्वेशंस बन जाएंगी, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, यू जस्ट राइट डाउन लेट एनीज एज, एनीज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है। एनी की एज आ गई। फिर आप बीजू की प्रेजेंट एज लेट कर लो, लेट बीजू प्रेजेंट एज बी वाई ईयर्स। ओके डियर, दोनों की एज लेट कर ली। अब यहाँ पर एनी और बीजू की जो एज है उनका जो डिफरेंस है वो 3 ईयर्स का है, बट आपको ये नहीं पता बड़ा कौन है। तो यहाँ पर आपको दो सिचुएशंस बनानी पड़ेगी, एक x माइनस वाई इक्वल टू 3, और ऐसा भी हो सकता है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है मेरे बच्चे। तो फर्स्ट जो कंडीशन हमें दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग
हमें ये दो रिलेशन बनाने ही पड़ेंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या, अच्छा इनको आपस में सॉल्व मत करना, क्योंकि ये एक ही कंडीशन से दो डिफरेंट केस बने हैं, इनको आपस में सॉल्व मत करना। अभी सॉल्व इनको किसके साथ करना है, वो धर्म और कैथी का जो एज का डिफरेंस दे रखा है वहां से इक्वेशन आएगी, इनको आपस में सॉल्व मत करना। जैसे आप सोचो सर ये पेयर बन गया, नो, यहां में लिखा है और, एक का ही दूसरा केस बनाया हुआ है ये, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब यहां पर जो नेक्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है, धर्म्स एज, धर्म की जो एज है वो ट्वाइस है एनीज एज से, ठीक है, ऐसे लिखा हमने स्टेटमेंट में। अब धर्म की एज, अभी हमें उससे कोई मतलब नहीं कि उसको लेट क्या किया, हमने उसको फाइंड कर लेना है। तो धर्म की एज कितनी होगी, 2x ईयर्स, क्योंकि x किसकी है, एनी की, तो 2x हो गया। इसी तरह से जो बीजू है, बीजूज एज इज ट्वाइस कैथीज एज, ये भी गिवन है। जो स्टेटमेंट में लिखा था मैथमेटिकली उसको हमने लिख लिया यहाँ, अभी स्टेटमेंट में लिखा, अभी मैथमेटिकली लिखने वाले। बीजू की एज हमने लेट की हुई है y, कैथी की एज हमने लेट नहीं की है, कैथी की एज यहाँ से निकल के सामने आएगी, तो ये 2 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं कैथीज एज कितनी, y/2, दैट्स ऑल। ये मेरे बच्चे आ गई धर्म की एज, ये आ गई कैथी की एज। ये दोनों की एज हमें चाहिए थी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 30 ईयर्स। तो यहाँ पर जो आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन बनेगी, दूसरी जो रिलेशन बनेगा, इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी धर्म की एज माइनस कैथी की एज इक्वल टू 30 ईयर्स, दैट्स ऑल। मेरे बच्चे इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेके, तो ये हो गया 4x माइनस वाई होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 30, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। दिस इज अ थर्ड इक्वेशन। अब आपको सॉल्व किसे किसे करना है वो मैं यहां पे लिख देता हूं मेरे बच्चे। नाउ जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी ना, x माइनस वाई इक्वल टू 3, और ये जो थर्ड वाली आई, इसका पेयर बना, ये पेयर जो बना इसको आपने सॉल्व करना है, थर्ड इक्वेशन। इनको सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू आएगी, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसका जो दूसरा केस है वो भी आपको लेना पड़ेगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 3, ये सेकंड था, और इसको थर्ड के साथ फिर से सॉल्व करना है, ठीक है। इस पेयर को भी सॉल्व करना है, दोनों पेयर को सॉल्व करना है। यहां पर दो आंसर्स मिलेंगे, यहां से जो एक्स वाई आएगा वो भी आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, और यहां से एक्स और वाई आएगा वो भी आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। मतलब ये एक्स वाई ये भी हो सकता है, और यहां से जो आएगा ये भी हो सकता है, ठीक है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। एनी और बीजू की एज लेट करनी है, धर्म और कैथी की एज निकल के सामने आएगी, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन लगा के हमें एक इक्वेशन मिल रही है थर्ड वाली, तो दो यहाँ पर पेयर बने, दोनों पेयर को सॉल्व करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप इन पेयर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड्स आप एकदम परफेक्ट है उनमें, तो सॉल्व करने वाला आपका काम है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, 1 सेज गिव मी 100, है ना, ऐसे बोल रहे हैं। 1 सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। दो दोस्त हैं, कह रहे हैं मुझे 100 रुपीज दे दे, मैं तुमसे डबल रिच हो जाऊंगा। पहला दोस्त दूसरे को कह रहा है मुझे 100 रुपीज दे दे, मैं तुमसे डबल रिच हो जाऊंगा। दूसरी कंडीशन क्या है, द अदर रिप्लाइज। अब जो दूसरा वाला फ्रेंड है वो कहता है इफ यू गिव मी 10, कहता है कि अगर तुम मुझे सिर्फ 10 रुपए ही दोगे, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो वो 6 टाइम्स हो जाएगा। तो टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। अब यहां पर हिंट भी हमें दे रखा है, तो मैं यहां आपको डिटेल में कराता हूं। देखो सबसे पहले आप इनके पास कितना अमाउंट है वो आप लेट कर लो, लेट अमाउंट विद फर्स्ट फ्रेंड ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। जो पहला दोस्त है, या फ्रेंड ए बी सी ऐसे कुछ नाम रख सकते हैं, तो मैंने ऐसे उसको फर्स्ट फ्रेंड ही बोल रहा हूँ। लेट अमाउंट विद फर्स्ट फ्रेंड इज ₹x, पहले दोस्त के पास x रुपीज़ है, ठीक है, जिसने 100 रुपीज़ मांगे। एंड अमाउंट विद सेकेंड फ्रेंड, जो दूसरा दोस्त है उसके पास जो पैसे कितने हैं, y रुपीज़, ठीक है। दोनों के पास अभी अभी इतने पैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, क्या कहा था पहले दोस्त ने, मुझे 100 रुपीज़ दो। लो भाई ये है x, फर्स्ट फ्रेंड के पास अभी इतने पैसे, इसको 100 रुपीज़ दे दो। लो भाई 100 दे दिए,
तो इसके पास हो गए x + 100। ये किसने दिए? दूसरे दोस्त ने दिए। तो दूसरे दोस्त के पास कितने पैसे थे? y। अब इसने 100 दे दिए तो 100 इसके पास कम हो गए ना, तो माइनस यहाँ पर लिखना है। और ऐसा करने से हुआ क्या था, तो जो पहला दोस्त था वो डबल रिच हो गया था, ट्वाइस रिच हो गया, तो यहाँ पर 2 लगाना है। ठीक है, कंडीशन आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज यू, दैट्स ऑल। यहां से एक लीनियर इक्वेशन आपके सामने आ गई। काफ़ी सिंपल है, कोई इतना टफ नहीं। ऑप्शनल सोच के आप ये मत सोचना कि टफ एक्सरसाइज होती है, बहुत सिंपल होती है। प्रैक्टिस करने में क्या जाता है यार, प्रैक्टिस तो कर लो, है ना। प्रैक्टिस करके ही परफेक्शन आएगी। तो भाई ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ऐसे ही एक इक्वेशन और बन जाएगी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब मेरे बच्चे सेकंड कंडीशन में क्या हुआ बताओ। सेकंड कंडीशन में जो दूसरा दोस्त था, सेकंड वाला फ्रेंड था, वो क्या बोल रहा था, अरे भाई तू मुझे सिर्फ 10 रुपये दे। यानी ये दूसरा दोस्त है, इसके पास थे y रुपीज़, इसको सिर्फ 10 रुपये देने हैं। दे दिए 10 रुपये। किसने दिए? पहले दोस्त ने। तो पहले दोस्त के पास कितने पैसे थे? x। इसके पास 10 रुपये कम हो गए क्योंकि इसने 10 रुपीज़ उसको दे दिए, तो -10 इसमें कर देना। तो जो दूसरा दोस्त है वो कितना रिच हो गया था? 6 टाइम्स। आता है समझ? बस यहाँ से एक इक्वेशन और बन जाएगी, y + 10 = 6x - 60। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर ले। y यहाँ पर रखो आप 10 और 60 को उधर ले आओ, 6x, y उधर चला गया, 70, 6x - 5। तो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, 6x - y = 70। आई होप यार इस पेयर को अभी आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड जो दोनों इक्वेशंस हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लीजिए। जो x और y की वैल्यू आएगी दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर आंसर में कोई दिक्कत आती है मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है, फिर मैं पूरा सॉल्व करके बताऊँगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, स्पीड और टाइम से रिलेटेड है, डिस्टेंस। बड़े ही फेवरेट क्वेश्चन आपके हो चुके हैं ये, पीछे भी हमने देखा कितने ईजिली मैंने आपको ये समझा दिए। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। देखो, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर करती है, उसकी अपनी एक फिक्स स्पीड है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, अगर हम ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज कर दें 10 किलोमीटर, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। ऑफकोर्स यार अगर स्पीड इंक्रीज करोगे तो टाइम कम लगेगा, तो यहाँ पर कितना टाइम कम लग रहा है? 2 घंटे। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। अगर उसकी स्पीड कम कर देंगे टाइम ज़्यादा ही लगेगा। स्पीड कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा कितना लग रहा है? 3 घंटे उसको एक्स्ट्रा और लग रहे हैं। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। मेरे बच्चे नॉर्मली जो स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर हम स्पीड को लेट करते हैं, फिर उसके बाद हम रिलेशन बनाते हैं, है ना, ऐसा कुछ हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है, यहाँ पर आपको टाइम लेट करना है। पीछे आप देखें क्वेश्चन आपने कहीं भी टाइम लेट नहीं किया होगा, जो पीछे आपने स्टेटमेंट सम की। यहाँ पर आपको स्पीड तो लेट करनी ही करनी है, साथ में टाइम भी लेट करना है। ये ध्यान रखिए, जो शेड्यूल टाइम वो बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ, आप ध्यान से समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को लेट करो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक खास बात हो रहा है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में हम स्पीड फाइंड करते हैं, यहाँ आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है उसको लेट करने की जरूरत नहीं, लेट आपको स्पीड ही करनी है, तो एक्स्ट्रा हमें टाइम भी लेट करना पड़ रहा है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज व्हाट? x किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड आ गई। एंड टाइम, जितना भी उसको टाइम लगता है इस यूनिफॉर्म स्पीड से, जितना भी उसको टाइम लगता है वो टाइम टेकन है हमारा y आवर्स। ठीक है, y आवर्स, इट इज नॉट ईयर्स, आवर्स। ठीक है, स्पीड लेट कर ली, टाइम लेट कर लिया। स्पीड और टाइम दोनों मिलकर हमें डिस्टेंस दे देंगे। डिस्टेंस की बात इन दोनों से बन जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे बच्चे स्पीड कितनी? x, टाइम कितना है? y, किलोमीटर। ये वो डिस्टेंस है दैट यू हैव टू फाइंड। तो x और y आएगा, इधर पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी हमारे पास आ जाएगा। तो फर्स्ट ये 3 लाइनें आपको इस क्वेश्चन में लिखनी ही लिखनी है। स्पीड लेट करनी है, टाइम लेट करना है, फिर डिस्टेंस निकाल लेना है। अब यहाँ पर दोनों सिचुएशन आप लगाइए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। मेरे बच्चे
क्या कहती है फर्स्ट कंडीशन, बताइए। फर्स्ट कंडीशन में ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज कर दिया था, कितना इंक्रीज किया, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी थी, x, अब न्यू स्पीड कितनी होगी, x प्लस 10। जैसे आपने स्पीड को बढ़ाया तो टाइम के साथ क्या हुआ, ऑफ कोर्स टाइम कम लगेगा। तो यहां पर कितना टाइम कम लगा, 2 घंटे कम लगे, 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो आपका जो पहले टाइम था वो कितना था y, अब 2 घंटे कम लग रहे हैं। यहां पर जो x प्लस 10 मैंने लिखा है, दिस इज द न्यू स्पीड, और y माइनस 2 जो लिखा है, दिस इज द न्यू टाइम। तो न्यू स्पीड न्यू टाइम, यानी स्पीड और टाइम ही मल्टीप्लाई हो रही है, स्पीड और टाइम ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्पीड और टाइम जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या निकल के सामने आएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो फिक्स है ना, डिस्टेंस में तो चेंज नहीं आया, तो यहां पर आपको डिस्टेंस एक्स वाई ही लिखना है, दैट्स ऑल। ये थोड़ा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आप इसका ब्रैकेट वगैरह ओपन करें तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 एक्स वाई। ये एक्स वाई आपका कैंसिल हो गया, माइनस 2x प्लस 10y इस 20 को तो ले जाओ, ठीक है, प्लस 20 हो गया। यहाँ से आप माइनस 2 कॉमन ले सकते हो, इट इज़ x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। ये 2/20 को कैंसिल करेगा, 10 बचेगा, जो 10 बचेगा माइनस भी उधर चला जाएगा तो माइनस 10 होगा। दिस इज योर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, ठीक है मेरे बच्चे। सेम इक्वेशन अब ऐसा ही कुछ बनने वाला है सेकंड कंडीशन से। मेरे बच्चे सेकंड कंडीशन में क्या हुआ था, ट्रेन की स्पीड को डिक्रीज कर दिया गया था, कितना, 10। तो न्यू स्पीड हो गई उसकी x माइनस 10। तो वहां पर टाइम ज़्यादा लगा, कितना ज़्यादा लगा, पहले था y, अब कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 आवर्स, 3 घंटे उसको एक्स्ट्रा लग गए। तो मेरे बच्चे यहाँ पर आएगा आपका y प्लस 3। तो स्पीड और टाइम फिर से मल्टीप्लिकेशन में आ गए, तो स्पीड और टाइम की मल्टीप्लिकेशन इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो फिक्स ही है एक्स वाई। अब यहाँ से आपकी एक इक्वेशन और बनने वाली, इट इज़ एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y, ठीक है, एक्स वाई 3x माइनस 10y एंड माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स वाई बटे कैंसिल हो गया, 3x माइनस 10y, 30 को तो ले जाओ, कॉमन कुछ है नहीं, नंबर 2। तो भाई दोनों इक्वेशंस मैंने आपको बना के दे दी हैं, आगे आप इनको सॉल्व करें, 101% आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक है, दैट्स ऑल। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी है, प्रैक्टिस जरूर करना, फिर ये अच्छे से याद हो जाएगा आपको ये। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लो भाई स्टूडेंट्स पे आ गया, आप बच्चों पे क्वेश्चन बनाया है, देखो क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। तो भाई आप सबको हमने रोज में खड़ा करना है, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को हमने रोज में खड़ा करना है। कंडीशन क्या है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी अ 1 रो लेस। भाई किसी रो में अगर 3 बच्चे एक्स्ट्रा खड़े कर देते हैं तो एक रो कम हो जाती है। इफ 3 स्टूडेंट्स वर लेस इन अ रो, और किसी रो में 3 स्टूडेंट्स कम कर दें तो देयर वुड बी 2 रोज मोर, 2 रोज बढ़ जाती हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जितना अच्छा है, जितना आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है उतना ही ये इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, इनको लेट मत करना ये याद रखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेट मत करना। जैसे अभी ट्रेन वाला क्वेश्चन किया ना, आपको डिस्टेंस फाइंड करना था, क्या, डिस्टेंस फाइंड करना था, डिस्टेंस को हमने लेट नहीं किया, स्पीड और टाइम को लेट किया। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमको फाइंड करना, उसको सपोज करने की जरूरत नहीं है, लेट करने की जरूरत नहीं है, एक्स एंड वाई कुछ लेट नहीं करना। यहाँ पर जो आपको लेट करना है, नंबर ऑफ रोज और स्टूडेंट्स एक रो में कितने हैं उनको लेट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब हमारे सामने डायरेक्ट ही होंगे, देखते जाओ। फर्स्ट यू जस्ट राइट डाउन लेट टोटल नंबर ऑफ रोज। इनको इसलिए लेट कर रहे हैं क्योंकि रोज के साथ ही गड़बड़ कर रहे हैं ना, कभी रो बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी एक रो में स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं। तो जिन पे सिचुएशन बनी होती है हमें उनको ही लेट करना होता है ताकि इक्वेशंस बन पाए। यहाँ पर हमारे पास आ गया लेट टोटल नंबर ऑफ रोज भी एक्स रोज हैं, और एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं वो लेट करना है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में कितने बच्चे हैं, एंड लेट वाई। डन। अब यहां से इन दोनों से हमें एक चीज समझ में आती है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सर वो कैसे, अरे भाई
अरे भाई कितनी रोज बनाई है, एक्स, एक रो में कितने बच्चे हैं, वाई। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे ना। ये मानो आ गया 1 2 3 4, ये मैंने 4 रोज बना दी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें हमने रखे सेम सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जितनी भी ये रोज हैं 4 रोज हैं, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक रो में जितने बच्चे हैं, लेट अस सपोज 10 स्टूडेंट्स हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 40 जो भी आया मतलब टोटल स्टूडेंट्स निकल के सामने आ जाते हैं। सेम यहाँ पर है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, एक्स इंटू वाई, क्योंकि रोज कितनी है एक्स और एक रो में कितने बच्चे हैं वाई, मल्टीप्लाई करो टोटल स्टूडेंट्स आएंगे। तो आपको एक्स और वाई फाइंड करना है, एक्स वाई फाइंड करना है प्रोडक्ट, तो एक्स और वाई निकलेगा तो मल्टीप्लाई कर ही लेंगे ठीक है। चलिए अब दोनों सिचुएशन यहाँ पे लगाओ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मेरे बच्चे क्या कह रही है, ध्यान से पढ़ो। फर्स्ट कंडीशन, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। भाई एक रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा कर दो, एक रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा कर दो, स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर दो एक रो में। अब स्टूडेंट्स कितने हैं एक रो में, वाई, 3 बच्चे एक्स्ट्रा कर दो तो वाई प्लस 3 हो गया। ठीक है, एक रो में पहले कितने बच्चे थे, वाई, 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर दिए, वाई प्लस 3, जो सिचुएशन में लिखा था, 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन ए रो, देयर वुड बी 1 रो लेस। ऐसा करने से एक रो कम हो जाती है, एक रो कम हो जाती है। पहले कितनी रोज हैं, एक्स रोज हैं, पहले कितनी रोज हैं, एक्स, अब एक रो कम हो गई तो आप लिखेंगे यहां पर एक्स माइनस वाई। तो भाई वाई प्लस 3, अब क्या हो गया, वाई प्लस 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक्स माइनस 1 क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ रोज जो अभी बच गई। दोनों को फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितनी रोज हैं और एक रो में जितने स्टूडेंट्स हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सामने क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही आएगा, वो थोड़े ना चेंज होगा, स्टूडेंट्स तो उतने रहेंगे, इज इक्वल टू एक्स वाई। तो है ना ट्रेन वाला जो क्वेश्चन अभी किया वैसा ही है यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, वाई एक्स माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो 3x माइनस वाई, इस 3 को उधर ले जाओ, दैट्स ऑल, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। बस ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन मेरे बच्चे क्या कह रही है सेकेंड कंडीशन, देखो 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, पहले रो में कितने बच्चे थे, वाई, 3 बच्चे कम कर दिए तो वाई माइनस 3, रोज के साथ क्या हुआ, देयर वुड बी 2 रोज मोर, 2 रोज बढ़ जाएंगी, रोज कितनी थी एक्स तो 2 बढ़ गई, दैट्स ऑल। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही आएंगे, एक्स वाई, बस सेकेंड इक्वेशन आपकी यहाँ से आ जाएगी। मल्टीप्लाई करें, वाई एक्स प्लस 2 वाई माइनस 3x, 3 2 6, एक्स वाई, ये कैंसिल हो गया, इट इज़ लाइक 2y माइनस 3x, ये 6 उधर चला गया, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो ये आएगा 3x माइनस 2y, जो माइनस कॉमन है 6 की तरफ भेज दो, नंबर 2। आई होप इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, जो x और y की वैल्यू आएगी उनको मल्टीप्लाई करना तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा रोज़ कितनी थी, स्टूडेंट एक रो में बच्चे कितने थे, मल्टीप्लाई करने से टोटल स्टूडेंट्स आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई जरूर करना है, ध्यान रखें, और ट्रेन वाले क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई करना है, स्पीड और टाइम निकालने का मल्टीप्लाई करना तभी डिस्टेंस आएगा। ओके डियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग। इन अ ट्राइंगल वी हैव दिस सिचुएशन, जो भी है एंगल सी 3 टाइम एंगल बी है और ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी, यानी तीनों आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो आपको 3 एंगल्स फाइंड करने हैं ट्राइंगल के। मेरे बच्चे मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, वो आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे लिखें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है, 180। रीज़न आपने देना है एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख लिया मैंने इसको, ठीक है, 180। अब यहीं से हमने कुछ रिलेशंस बना लेने मेरे बच्चे। जब आप गिवन कंडीशन को देखेंगे, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो गिवन कंडीशन, यहाँ पे लिख देता हूँ एज ए रीज़न। हमें कंडीशन क्या है, हमें गिवन है एंगल सी 3 टाइम एंगल बी, एंगल सी 3 टाइम एंगल बी एंड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, इट इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर दे रखे हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पर तीनों एंगल का सम 180 ले लिया, यहीं पर बार बार इनको रिप्लेस करो, इनको यूज़ करो, जो गिवन कंडीशन है इसको अप्लाई करो। देखो हमें 2 वेरिएबल चाहिए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, वी नीड 2 वेरिएबल एक्स वाई,
अभी ए बी सी में तो ए बी में बना लो या बी सी में दो इक्वेशंस बना लो, दो वेरिएबल। हम यहाँ पर क्या करेंगे देखो, और कईयों में डायरेक्ट भी आ जाएगा। देखो मेरे बच्चे ध्यान से देखो, ये जो एंगल सी है, एंगल सी, एंगल सम प्रॉपर्टी में जो एंगल सी लिखा है, क्या मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी की जगह 3 टाइम एंगल बी लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकते हो। क्योंकि एंगल सी किसके बराबर है, एंगल सी किसके बराबर है बताओ ना, एंगल सी किसके बराबर है? 3 टाइम एंगल बी। तो यहाँ पर जो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, मैंने एंगल सी की जगह 3 टाइम एंगल बी लिख लिया। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास एक इक्वेशन टाइप बन रही है लाइक दिस। रख लो संभाल के इसको, नंबर 2। और देखो अब आगे और देखो, आल्सो जो आपने यहाँ पे ये लिख रखा है एंगल ए प्लस बी, ये लिख रखा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है। और वो सी की टर्म में निकालो, ठीक है, सी की टर्म में निकालो। तो यहाँ पर मैं ए प्लस बी, इस एंगल सम प्रॉपर्टी में ए प्लस बी की जगह लिखने वाला हूँ एंगल सी बाई 2। तो आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे लिख रहे हो, अभी बताता हूँ मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। क्या एंगल सी ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी है? रीज़न ज़रूर देंगे हम। देखो एंगल सी ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी है, बिल्कुल गिवन है ये। तो अगर मैं इस 2 को उठा के यहाँ ले जाऊँ तो आपको पता चल रहा है ना एंगल ए प्लस बी की वैल्यू, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, एंगल सी बाई 2। तो जो एंगल सम प्रॉपर्टी आपने लगाई, तो उसमें जो फर्स्ट ए और बी सम हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो उसकी जगह मैंने एंगल सी बाई 2 लिख लिया। तो यहाँ से देखो सी डायरेक्ट निकल गया, आधे समझ। इसके नीचे 1 है, 2 एलसीएम ले लो, एंगल सी ट्वाइस ऑफ एंगल सी 180, थ्राइस ऑफ एंगल सी 2 इंटू 180, फिर एंगल सी इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 3, कैंसिल करो, एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 180 बाई 3 को करेंगे तो आ जाएगा 60। तो एंगल सी बाई निकल के सामने आ गया, इट इज़ 120 डिग्री। एंगल सी आपने निकाल भी लिया। जब एंगल सी आ गया तो एंगल बी भी आ जाएगा। सर वो कैसे, एंगल सी जब आ गया तो एंगल बी भी आ जाएगा, वो कैसे? अरे भाई ये गिवन है, देखो क्या एंगल सी ट्वाइस ऑफ एंगल बी है? बिल्कुल, देखो एंगल सी जो है थ्राइस ऑफ एंगल बी, क्या है, थ्राइस ऑफ एंगल बी, 3 लिखना है यहाँ पर। तो एंगल सी आपने 120 निकाला हुआ है, तो एंगल बी निकलने वाला है यहाँ से, 180 को 3 से डिवाइड कर दो, 40 आ गया, तो एंगल बी इज अ 40। भाई एंगल सी भी निकल गया, एंगल बी भी निकल गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी में इन दोनों को यूज़ कर सकते हो, जहाँ फिर ऐसा करो कि ये जो मैंने सेकंड इक्वेशन बनाई थी a प्लस 4 टाइम बी 180, तो इसमें से b मैं निकाल चुका हूँ कितना, 40 डिग्री। तो यहाँ पर b का वैल्यू डाल दो, तो फ्रॉम सेकंड एंगल a प्लस 4 टाइम एंगल b इज इक्वल टू कितना था, 180, ठीक है। तो b का वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ से एंगल a भी निकल आएगा, तो आ गया 4 4 जा 16, 180। तो एंगल a निकल के सामने आ रहा है 20 डिग्री, ठीक है। 180 में से 60 गया, 160 गया, इट इज़ 20 डिग्री। तो भाई तीनों एंगल निकाल दिए। एंगल a कितना आ गया, 20 डिग्री, एंगल b कितना आ गया, 40 डिग्री, और एंगल c कितना निकाला हुआ है, 120 डिग्री, ठीक है। और तीनों एंगल का सम 180 आ भी रहा है। ईजी है, कोई इतना टफ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन कर करके ही हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि ग्राफ मेथड है। बहुत सिंपल है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं सिर्फ आपको एक ही बात करना चाहता हूँ। मैंने जो एक ग्राफ मेथड का लेक्चर बना रखा है, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चंस कराए हैं ग्राफ के, उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में जो एक्सरसाइज आपकी आई थिंक 3.2 है, जिसमें ग्राफिकली हमें कुछ ट्राइंगल को शेड भी करना है, वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2, तो उसमें ये क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका है। बस आपने इन दोनों से जो 2 लाइन्स आएंगी, ठीक है, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, यूनिक सोल्यूशन तो है ही, वो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। फिर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल। अब ये वर्टिसेस कैसे निकालते हैं, इवन के एरिया कैसे निकालते हैं ट्राइंगल का, वो सब मैंने बता रखा है, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन मैंने कराए थे, तो वो आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन वहाँ पे कवर हो चुका है। तो इसमें क्या कि ये 2 लाइन जो आई और साथ में जो वाई एक्सिस है, ये मिलकर एक ट्राइंगल बनाएंगी, आपने उस ट्राइंगल के वर्टिसेस बताने। तो अगर आप 3.2 एक्सरसाइज, आई होप 3.2 ही है, क्योंकि 3.1 में 3 वर्ड प्रॉब्लम है। 3.2 एक्सरसाइज में ग्राफ वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक 7th क्वेश्चन, उसको देख लीजिएगा लेक्चर को, समझो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने वहाँ पे कवर किए हुए हैं कि कैसे इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला भी कवर है, थर्ड वाला भी कवर है, ठीक है। सेकंड और फोर्थ हो सकता है कवर ना हो, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, और फिफ्थ वाला भी अभी बताऊँगा। तो फर्स्ट थर्ड के लिए ज़रूर आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर देखें, दोनों क्वेश्चन वहाँ पर कवर है। अब देखो यहाँ पर जो आपको फोर्थ पार्ट या फिर फिफ्थ पार्ट भयंकर लग रहा है, इनको करते हैं। उससे पहले सेकंड पार्ट, तो इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। एंड bx प्लस ए वाई, bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। बस इस पेयर को सॉल्व करना है। देखो वैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो ना, बहुत इजीली आ जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सिलेबस में है ही नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ शायद आपने नहीं सीखा, तो हम इसको यार एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। तो मैं इसको एलिमिनेशन से करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी, इसको मैं इंटू करूँगा बी से, और सेकेंड वाली को इंटू करूँगा ए से। तो एक्स के कोफिशिएंट में सेम बना रहा हूँ, एलिमिनेट में एक्स को कर रहा हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा ए बी एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका बी स्क्वायर वाई, यहाँ हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है। जस्ट दूसरे में हो जाएगा आपका ए बी एक्स प्लस ए स्क्र वाई इज इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक हो गया। अब x को एलिमिनेट कर सकते हो, जस्ट राइट डाउन सबट्रैक्ट, जैसे आपने माइनस किया ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो y कॉमन है, तो आपके पास बचेगा बी स्क्र माइनस ए स्क्र। यहाँ तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो आपको लिखना है बी सी माइनस ए माइनस सी, ठीक है। तो व्हाट इज़ y आपके पास आ गया बी सी माइनस ए माइनस सी डिवाइड बाई बी स्क्र माइनस ए स्क्र। आंसर हो सकता है इस फॉर्म में रखा हो, जहाँ फिर थोड़ा और इसको मॉडिफाई किया हो मे बी। तो मॉडिफिकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इनको आप फैक्टराइज कर सकते हो। इट इज़ लाइक बी माइनस ए एंड बी प्लस ए, ठीक है, ए प्लस बी माइनस। बस आपका वाई यहीं छोड़ दो, इतना ही सफिशेंट है, ठीक है। चलिए जस्ट अ मिनट, ये वायर मेरी माइक की यहाँ पे अटक रही है, ओके ठीक है। अब ये हो गया y, अब आपको x फाइंड करना है। अब देखो इतने बड़े नंबर को अगर आप पुट करोगे ना यहाँ पर x को, फिर आप जो भी निकाला हमने y को, तो x को ढूंढना आपके लिए टफ हो जाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जब इतने बड़े बड़े नंबर आए ना, तो यार एक बार और एलिमिनेशन लगा दो y के लिए। अभी x के लिए लगाए ना, y के लिए लगा दो, आसान हो जाता है। कुछ नहीं, इस पेयर को वापस लिखो, इस पेयर को वापस लिखो। इट इज़ ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, है ना, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, bx प्लस ए वाई, bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी, ठीक है। अब हम x को फाइंड करने के लिए लिख रहे हैं x प्लस ए वाई, एक्स, ठीक है, bx प्लस ए वाई। तो पहले हमने x को इक्वेट किया ना, उसको कैंसिल किया, अब y को इक्वेट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन अब किससे मल्टीप्लाई होगी बताओ, अगर y को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी a से इंटू होगी, और सेकंड वाली मेरी b से इंटू होगी। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले का ए स्क्वायर एक्स, यह बन जाएगा ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी, इस यहाँ पर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आ जाएगा ए बी वाई, और यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस बी सी। आता है समझ? देखो अब वाई के कोफिशिएंट सेम हो गए, सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर भी ऐसे किया था हमने, ओके डियर। चलिए करो माइनस, जैसे आपने माइनस किया साइन इनके चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स कॉमन है, पीछे बच रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर कुछ कैंसिल तो हुआ नहीं, ए सी माइनस बी सी एज इट इज़ उतार दो। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई ए सी माइनस बी सी होल डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सी कॉमन आके वहाँ कट रहा है, ऊपर भी वैसे आना चाहिए था। जस्ट अ मिनट, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। बी सी ए और ए सी, ऊपर से उतारा मैंने बी सी माइनस ए माइनस सी, ठीक है, बी सी सी कॉमन है इसमें, ओके। तो देखें यहाँ पर x इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, डिवाइड में फैक्टर बना लो a माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ पे हो सकता है आपके आंसर में कुछ ऐसा लिखा हो, देखो ये ए सी और बी सी दिख रहा है ना, इन दोनों में सी कॉमन है, जिनको मैंने टिक किया है। जैसे आप सी कॉमन लेंगे तो आपको पास मिलेगा a माइनस बी, ये सेंटर वाला b थोड़ा साइड में कर दो, ये सेंटर वाला b ना साइड में लिख दिया, और ये फर्स्ट और थर्ड में सी कॉमन था ले लिया, क्योंकि नीचे क्या है a माइनस बी और a प्लस बी।
इसके आगे आप क्या कर सकते हैं कि इनका एलसीएम अगर आप सेपरेट करेंगे ना डिनोमिनेटर, तो ये कैंसिल हो जाता है a माइनस बी, एक में से, बट उतना कुछ खास फायदा नहीं होगा। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल। तो ये था आपका पार्ट नंबर सेकेंड। अब करते हैं हम पार्ट नंबर फोर्थ, जिसको देखकर शायद आप घबरा रहे हों। तो घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है ये भी। मेरे बच्चे यहाँ पर फर्स्ट जो इक्वेशन है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, एक्स है, वाई है और ये कांस्टेंट टर्म है। जो सेकंड वाली है ना, सेकंड वाली, इसमें कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा इसने कंफ्यूज किया आपको। कंफ्यूज नहीं होना, ए प्लस बी को एक बार एक्स के साथ लिखना है ना, ए प्लस बी, इसको एक बार एक्स के साथ लिखना है, फिर ए प्लस बी को वाई के साथ लिखना है, तो दोनों अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगी, फिर एलिमिनेशन आराम से लग जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी वैसे मैंने कवर किया हुआ है, अब ये भी मैं आपको लिए छोड़ूंगा, बट पहले इसको थोड़ा सा हेल्प करता हूँ आपकी। देखो, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। एंड ए स्केयर माइनस टू ए बी, ए स्केयर माइनस टू ए बी माइनस बी स्केयर। इसकी जो कांस्टेंट टर्म है ना बच्चे कई बार बोलते हैं सर फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्केयर, बच्चे उसके लिए बी स्केयर जो है प्लस का होना चाहिए, फिर आइडेंटिटी बनती है, इसको मत आइडेंटिटी में लिख लेना। अब देखो यहाँ सेकंड इक्वेशन में मैंने क्या बताया, सेकंड में क्या बताया मैंने, ए प्लस बी जो है इसको एक्स के साथ लिखना है एक बार, ठीक है, ए प्लस बी को एक बार एक्स के साथ लिखना है, ऐसे आ जाएगा ए प्लस बी एक्स, और एक बार इसको लिखना है ए प्लस बी को वाई के साथ, कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन किया बस, ए प्लस बी फैक्टर को कुछ नहीं करना, एक बार एक्स के और वाई के साथ लिखना है, और राइट साइड में क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, दैट्स ऑल। ऐसा करने से आपका क्वेश्चन इतना ज़्यादा सिंपल हो गया कि आप पूछो मत, जस्ट अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो वाई के कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं, वही तो बनाने होते हैं एलिमिनेशन के लिए। अब जस्ट आप इनको सब्ट्रैक्ट करो, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट, यहाँ से x की वैल्यू निकल रही है, देखो मैंने x कॉमन ले लिया, यहाँ पर a माइनस बी, ये माइनस इनके साइन चेंज कर देगा, y कैंसिल हो चुका है, यहाँ से ए स्केयर कैंसिल हो गया, और ऊपर से उतारा माइनस टू ए बी स्केयर कैंसिल मत करना, ये माइनस टू बी स्केयर हो गया। तो मेरे बच्चे यहाँ से ए कैंसिल हो गया, x के पास आ गया माइनस टू बी, तो इट इज़ माइनस टू ए बी माइनस टू बी स्केयर, ठीक है, इतना इजी है, ऐसे वो देखने में डर लगता है। अब देखो राइट साइड में माइनस टू और साथ में b कॉमन है, यहाँ बचा आपका a, माइनस टू कॉमन आ चुका है, तो यहाँ प्लस और साथ में b हो जाएगा, इधर से उतारा माइनस टू बी, ये दोनों कैंसिल हो गए, आता है समझ। नाउ व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ x, a प्लस बी, देखो x कितनी आसानी से निकल गया, यही क्वेश्चन डरा रहा था आपको, तो डरने वाली क्या बात है, आराम से निकल गया x। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड में, निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से ही करना, मतलब इसको पुट ही करना। आप बोलो x को मैं इक्वेट करूं, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसको आप पुट करना, अब आपका काम है, ठीक है। जस्ट राइट डाउन पुट दिस इन फर्स्ट, y निकालना अब आपका काम है, नहीं निकलेगा मेरे को बताना, मैं आपको पूरा निकाल के बताऊंगा। वैसे अगर आप एलिमिनेशन वाला लेक्चर मेरा देखेंगे जिसमें मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे ऑलरेडी कवर्ड है, कैसे निकालना है, ठीक है। चलिए अब हमारा आ गया नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। 152, 378, 152, 378 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज माइनस 74, यहाँ माइनस है, माइनस 74। दूसरी इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो कि क्या लिखा हुआ है, माइनस 378, कुछ खास बात नज़र आ रही है इसमें, यहाँ है 152y, कुछ खास बात नज़र आ रही, जल्दी बताओ। 604 माइनस का, बताओ इसमें स्पेशल पता क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के जो एक्स वाई के कोफिशिएंट है सेकंड में वही है, लेकिन इंटरचेंज किए हुए हैं, यानी दोनों एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस में इंटरचेंज की फॉर्म में लिखे हुए हैं। फर्स्ट में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो वाई का बना हुआ है, फर्स्ट में जो वाई का कोफिशिएंट है वो एक्स का बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो, और अगर ऐसा है कहीं पर, जैसे अभी इस क्वेश्चन में आ गया, तो इसको कैसे करना है मेरे बच्चे, इनको डायरेक्ट वो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मत लगाना। आप सोचो 378 को मैं फर्स्ट इक्वेशन से इंटू करूँ, 158 को मैं सेकंड से करूँ, फिर एक्स एलिमिनेट, अरे इतने बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये कोफिशिएंट जो इंटरचेंज हो रखे होते हैं ना, उसके लिए आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को कुछ मत करो, एक बार इनको ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, तो दो नई इक्वेशन आएंगी, वो बड़ी सिंपल फॉर्म में होंगी। देखो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, पहले इनको कुछ नहीं, ऐड कर रहा हूँ मैं, जैसे मैं ऐड करूँगा यहाँ पर काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा, बड़े मतलब देखते जाओ आप, बस ऐड कर रहा हूँ,
तो यहाँ पर 378 है, यहाँ पर 152 है, माइनस का साइन लगा हुआ अपोजिट है। तो 8 में से 2 सर जी 6 आ गया, सर 7 में से 5 सर जी 2 आ गया, सर 3 में से 1 सर जी 2 आ गया। इट इज़ 2 2 6, ठीक है, ये आ गया माइनस का। यहाँ पे फिर 378, यहाँ 152, तो वही दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं जो यहाँ पर हो रहे थे, तो नंबर वही आएगा 226 वाई। देखा पैटर्न समझ रहे हैं, यहाँ जो नंबर आएगा वहाँ सेम नंबर आएगा, क्योंकि कोफिशिएंट इंटरचेंज वो ऐड करे तो सेम ही चीज़ आएगी। और यहाँ देख लो दोनों को ऐड कर रहे हो, इट इज़ 4 7 678, 226 यहाँ पे जो सेम आया था इसको ले लो कॉमन, यहाँ बच गया x प्लस वाई, और 678 के इसको डिवाइड में ले जाओ, तो इट इज 678 डिवाइड बाई -226। अब यहाँ पर ये जो बड़ी सी फ्रैक्शन आपको दिख रही है 100% ये कैंसिल होंगे हर क्वेश्चन में जो आपको एग्जाम में आएगा। तो देखो ये किससे कैंसिल हो रहे हैं, तो 226 है, तो यहाँ पर 6 है, तो 6 3 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, आप कैंसिल कर लो चाहे, ये 3 से कट जाएगा। तो देखो आपके पास एक इक्वेशन और आ जाएगी, इसको नंबर 3 दे दूंगा मैं, ठीक है। ये जो आपकी फर्स्ट है ये सेकंड है, जो न्यू इक्वेशन आएगी वो आपकी 3 आ गई, ठीक है। ये 3 से जाएगा, देखो 6 3 18 1 3 2 6 1 7 3 2 6, तो 3 से कैंसिल होता है। देखो कितनी सिंपल सी इक्वेशन बन गई हमारी। इसको सॉल्व करेंगे, एक और इक्वेशन अभी हमने बनानी है। तो जैसे अभी आपने इनको ऐड किया था ना, इनको वापस लिखो, एक बार फिर से लिखो और इनको सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ, वो आपने लिखना है वापस, तो मैं यहीं पर आपको सब्ट्रैक्ट करके बता रहा हूँ। जैसे मैं इनको माइनस करूँगा नेक्स्ट पार्ट में, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ओके। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, साइन चेंज कर दिए, ये दोनों नंबर प्लस के हो गए, तो इनको प्लस कर लेना है। 8 and 2 10, 8 and 2 10, ठीक है, 8 and 2 10, 5 and 7 12, 12 and 1 12 and 1 12 and 1 13, 3 1 कैरी, ऊपर जाएगा 3 and 1 4, 4 and 1 5, कितना आ गया 530। उसके बाद जब आप इनको करोगे दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो नंबर वही आएगा 530, लेकिन माइनस का आएगा, इट इज़ 530 वाई। दूसरी तरफ देखो, ये प्लस का हो चुका है, ऊपर 74 है, तो 604 जो कि प्लस का हो चुका है और 74 माइनस का ही है, इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 4 सर इट इज़ 0, सर 10 में से 7 सर इट इज़ 3, यहाँ 5 बचा 530। देखो हो गया ना जादू मंत्र यहाँ पे 530 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान रखना, तो बड़ी टर्म यहाँ पे प्लस की हो चुकी है तो प्लस ही आएगा। तो 530 नाउ यू कैन टेक कॉमन, तो आपके पास बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 530, 530 530 कैंसिल, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज अ फोर्थ इक्वेशन। अब मुझे ये बताओ, ये जो थर्ड और फोर्थ का पेयर बनेगा इसको सॉल्व कर लोगे बिल्कुल कर लेंगे। तो आगे आपका काम है इन पेयर को सॉल्व करना, फिर एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी जो कि आराम से सॉल्व है, ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो, आराम से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सीरियसली करना एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रखे होते हैं एक्स वाई के, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से दो नई इक्वेशन आएंगी, उन दोनों नई इक्वेशन को बड़े आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज फिफ्थ पार्ट। तो सेवंथ के सभी क्वेश्चन अभी आपने फेयर करने हैं नोटबुक पे। फर्स्ट और थर्ड के लिए मैंने बोला एलिमिनेशन मेथड का जो मेरा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन का, दोनों लेक्चर देखो, उसमें ये कवर मिलेंगे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी सिंपल, यहीं पर समझा देता हूँ इसी पेज पे। मेरे बच्चे देखो, ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, डायग्राम भी बना रखी है उसने। क्या होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, खास उसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक तो उसके वर्टिसेस हमारे सर्कल पे हैं, सेकंड क्या खास प्रॉपर्टी होती है, उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर दिख रहा है इसके एंगल भी आपको दे रखे हैं ऑलरेडी, आपको कुछ नहीं करना, आपको उसी लिखना है एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम 180 होता है इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। उस प्रॉपर्टी से हमने अपोजिट एंगल का सम 180 ले लिया। अब इनकी वैल्यूज हमें दे रखी है एक्स वाई में, वो डाल दो। A का क्या है 4y प्लस 20, C का क्या है -4x। अब यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन बनने वाली, 4y माइनस 4x, 20 को उधर ले जाओ, यहाँ से 4 कॉमन, y माइनस एक्स, यहाँ आ गया 160, तो y माइनस एक्स 160 अपॉन 4 कैंसिल करो, इधर से मैं साथ में x माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, y माइनस एक्स
4 4 ज़ा 16 40। तो मेरे बच्चे आपके पास आया x माइनस वाई इज इक्वल टू -40। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -40। अब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन। एंगल बी कितना है? 3y माइनस 5। एंगल डी कितना है? सर एंगल डी है -7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनने वाली, -7x लिखा, फिर मैंने 3y लिखा, 5 वैसे कैंसिल हो गए, इक्वल टू 180। ठीक है, माइनस यू कैन टेक कॉमन, जो ले लेता हूँ। 7x माइनस 3y, जो माइनस लिया वो 180 की तरफ ले जाओ। इट इज़ नंबर सेकेंड। क्या आप इस पेयर को सॉल्व कर लोगे? 100% आप सॉल्व कर लेंगे। बाय एलिमिनेशन करो या फिर बाय सब्स्टिट्यूशन करो। जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो आंसर नहीं होगा आपको एंगल्स फाइंड करने। जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो आपको इधर पुट करनी है, जो ये दे रखी है। इनको सिंप्लीफाई करना है, फिर 4 एंगल आपके सामने निकल के आएंगे। और 4 एंगल जो निकालोगे देख लेना, अपोजिट का सम 180 आ रहा होना चाहिए और सभी 4 एंगल का सम 360 बन रहा होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक्स वाई नहीं फाइंड करना, इनमें पुट भी करना ABCD में, फिर एंगल भी निकालने। ओके, तो मेरे बच्चे ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज, एकदम कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी लेक्चर्स मैंने आपको इसके दिए। अब एक लेक्चर आपको लास्ट लेना है इसका, इसकी सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी इसकी काफ़ी खास हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना बच्चे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।